माई सेल्फ मुजाहिद खान और आपका प्यारा सा चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपसे एक वादा किया था कि हम केमिस्ट्री का बेसिक से स्टार्ट करेंगे 14 जून से, ठीक है ना। तो ये पूरा बेसिक लेक्चर रहेगा जिसमें हम पढ़ेंगे क्या केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंट ब्रांचेस कौन कौन सी है, फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है, बायोकेमिस्ट्री क्या है, ये पॉइंट्स। वैसे तो केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, ठीक है ना। तो चलिए आप ध्यान से देखिए, क्या इस लेक्चर में तो केमिस्ट्री पढ़ेंगे, उसकी इंपॉर्टेंट ब्रांचेस, एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास नंबर क्या है, न्यूट्रॉन नंबर क्या है, ठीक है ना। तो देखिए, केमिस्ट्री इट इज डिराइव फ्रॉम द अरेबिक वर्ड। कहाँ से डिराइव हुआ ये? अरेबिक वर्ड, अरेबिक वर्ड अल्कीमिया। कहाँ से डिराइव हुआ? अरेबिक वर्ड अल्कीमिया से, ठीक है ना। जैसा आपने 10th क्लास में जो पढ़ा था साइंस फर्स्ट और साइंस सेकंड, जिसमें कुछ चैप्टर जो है बायोलॉजी से रिलेटेड थे, प्लांट और एनिमल का आपको स्टडी करना था। कुछ चैप्टर ऐसे थे कि जिसमें चैप्टर का नाम बताता मैं आपको, स्कूल ऑफ एलिमेंट, है ना, एसिड बेस, अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो ये सारे पॉइंट्स जो है ये केमिस्ट्री में आते हैं। और फिजिक्स का जो पोर्शन था, वंडर ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिक स्पार्क, इलेक्ट्रिक करंट एक्सेट्रा, ये पॉइंट्स है फिजिक्स। तो देखिए 10th में उसको जनरल साइंस इसलिए बोलते थे क्योंकि वहाँ पर पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वो कंबाइन था। और 11th 12th में जैसे हम एंटर हो गए 11th में, तो फिजिक्स एक बड़ा सब्जेक्ट अलग हो जाएगा, बायोलॉजी सब्जेक्ट अलग हो जाएगा और केमिस्ट्री सब्जेक्ट अलग हो जाएगा। जैसा बायोलॉजी में हम स्टडी करेंगे प्लांट, एनिमल, है ना, और ह्यूमंस की, ऐसा ही हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं लाइट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक स्पार्क एक्सेट्रा। और केमिस्ट्री में हम स्टडी करेंगे केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना, रिएक्शंस कैसे होते हैं, एलिमेंट्स क्या है, कौन से रिएक्शन पॉसिबल है, कौन से रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। लेकिन 10th क्लास में इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन था थोड़ा सा, जो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, बेंजीन, है ना, एसिड, बेस, स्कूल ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना, एक्सेट्रा। तो चलिए ध्यान से देखिए आप, केमिस्ट्री का हम डेफिनेशन समझ लेते हैं पहले। केमिस्ट्री इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट्स डील विद द, है ना, इस पे स्टडी कौन सा करेंगे? देखिए, केमिस्ट्री इट इज डिराइव फ्रॉम द अरेबिक वर्ड अल्कीमिया। केमिस्ट्री इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस that deal with the preparation, properties, structure, composition and uses of मेटल। ध्यान से देखिए, जब भी आपके सामने अगर केमिस्ट्री वर्ड आया तो हमारा पूरा ध्यान लेबोरेटरी की तरफ चले जाता और हम इसके बारे में ऐसा सोचते हैं कि हमारा डेली लाइफ से कुछ इसका लेन देन नहीं है। लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ कि केमिस्ट्री जो है हमेशा एवरी टाइम 24/7 हमेशा आपको केमिस्ट्री का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। विदाउट केमिस्ट्री हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। अगर आप केमिस्ट्री का स्टडी करेंगे तो केमिस्ट्री पढ़ने के साथ साथ आपका थोड़ा सा फिजिक्स डेवलप होगा, बायोलॉजी डेवलप होगा, जियोलॉजी डेवलप होगा, एनवायरमेंटल साइंस डेवलप होगा। कहने का मतलब ये है कि केमिस्ट्री को हम सेंट्रल साइंस भी कह सकते हैं। क्या बोलेंगे इसको? सेंट्रल साइंस, सेंट्रल साइंस। क्यों बोलेंगे उसको सेंट्रल साइंस? क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ने की वजह से हमारा बायोलॉजी भी डेवलप होता है, फिजिक्स डेवलप होता है, जियोलॉजी डेवलप होता है,
इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री ये डेवलप करते हैं एटसेट्रा। सो वी कैन से दैट केमिस्ट्री इज आल्सो कॉल्ड एज सेंट्रल साइंस। देखिए डेफिनेशन पढ़ना एक अलग चीज है, लेकिन उसको पूरे हमारे दिमाग में उतारना और हमारी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में केमिस्ट्री के क्या एप्लीकेशन है वो आपको समझ में आना, ये खास पॉइंट है, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान से देखिए कि केमिस्ट्री इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट्स डील विद द प्रिपरेशन। सबसे पहले केमिस्ट्री में क्या स्टडी करेंगे, प्रिपरेशन। तो आप सोचते होंगे कि केमिस्ट्री में प्रिपरेशन बोले तो मेडिसिन, सिरप वगैरह तैयार करते हैं, ठीक है ना, बट ऐसा नहीं है, वो भी है, लेकिन उसी के साथ साथ प्रिपरेशन में जितनी भी हम चीज़ें तैयार करते हैं, चाहे सुबह में उठ के घर पे चाय बनाना हो, खाना बनाना हो, या फिर अदर मटेरियल्स, ठीक है ना। अब ये भी पेन जो तैयार हुआ ये विदाउट केमिस्ट्री पॉसिबल नहीं है, इट इज डिपेंड्स अपॉन केमिस्ट्री, क्योंकि डायरेक्ट जमीन में से ऊपर के बाहर थोड़ी ना आ गए ये, है ना। इसमें प्लास्टिक है, इंक है, एटसेट्रा, ठीक है। तो इसको भी प्रिपेयर किया गया। ये जो हम यूज करते हैं व्हाइट बोर्ड, ये भी प्रिपरेशन में आएगा, और विदाउट केमिस्ट्री ये पॉसिबल नहीं है। ये वॉच तैयार किया गया, ये भी विदाउट केमिस्ट्री पॉसिबल नहीं है। ये शर्ट, ट्राउजर एटसेट्रा, सो वी कैन से दैट, है ना, विदाउट केमिस्ट्री लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल, है ना। तो प्रिपरेशन जितनी भी हम पढ़ेंगे, चाहे मेडिसिन की हो, साइरप की हो, ठीक है ना, या फिर पेन हो, शर्ट हो, ट्राउजर हो, सीमेंट हो, एटसेट्रा हो, ये सारे काय पे डिपेंड है, केमिस्ट्री पर, है ना। और केमिस्ट्री का एक पार्ट है प्रिपरेशन। समझ में आ गया आपको। इसके बाद में प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज बोथ फिजिकल एंड केमिकल। कौन सा? एक रहेगा फिजिकल और सेकंड है इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे मैं आपको बोला कि वाटर का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तो आप सिंपल देख के बता दें क्या, वाटर इज अ कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस लिक्विड, मतलब दिखने में कैसा है, टेस्ट क्या है, पॉइजनस है क्या नॉन पॉइजनस है, तो ये रहेगा इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना। और केमिकल प्रॉपर्टीज, मान लीजिए अगर वाटर में सॉल्ट ऐड करते हैं तो वो तैयार करेगा ब्राइट वाटर, जिसको हम खारा पानी बोल सकते हैं। और अगर हम वाटर में शुगर ऐड करेंगे तो शुगर सॉल्यूशन तैयार कर देगा जो मीठा पानी हो जाएगा, बराबर। अगर हम वाटर में येलो कलर ऐड करते हैं तो वाटर का कलर येलो हो जाएगा, रेड अगर ऐड करते हैं तो रेड हो जाएगा। तो कहने का मतलब है केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना, मींस रिएक्शन करके इसका कलर, टेस्ट वगैरह चेंज होना, दैट इज कॉल्ड एज केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये जितनी हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ये सब किसमें आएगा, केमिस्ट्री में। स्ट्रक्चर, आकार, रचना, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि मैंने एक एग्जांपल लिया और आपको बोल रहा है कि ये पेन है, तो मानने वाले कि नहीं सर ये पेन है, क्यों? क्योंकि आप इसका केमिस्ट्री पता है कि पेन का शेप कैसे रहता है, सिलिंड्रिकल शेप रहता, लिखने के लिए हम यूज करते हैं, इसका मतलब आपको शेप पता है, मतलब इसका केमिस्ट्री पता है। समझ में आया क्या आपको? अगर मान लीजिए मैंने एक लिखा H2O वाटर और एक तरफ लिखा मैंने मीथेन CH4, ये आपका 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, और मैं आपको बोल रहा कि ये वाटर है, तो आप नहीं सर ये रॉन्ग, वाटर ये है क्योंकि वाटर का स्ट्रक्चर ऐसा है, और ये क्या है, मीथेन, ठीक है ना। तो मतलब ये पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, ठीक है। कंपोजिशन, मान लीजिए वाटर में आपसे बोल रहा वाटर के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर के वाटर तैयार होता है ना, दैट इज कॉल्ड एज कंपोजिशन, है ना। कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है। उसके बाद में यूजेस, आज जो हम खाने पीने की चीजें यूज करते हैं, कौन सी चीजें पॉइजनस है, कौन सी चीजें नॉन पॉइजनस है, ये हमारे को पता चला किसके जरिए, केमिस्ट्री के थ्रू, बराबर। मैटर ऑफ मैटर, मैटर बोले तो एनी सब्सटेंस दैट ऑक्यूपाई द स्पेस एंड हैविंग मास, है ना। ये थोड़ा बेसिक ले रहे हैं हम, एनी सब्सटेंस that occupy the space and having mass called as matter। बताते हैं आपको एक पॉइंट डिटेल लेंगे हम, क्योंकि आज का लेक्चर बेसिक का है, ठीक है ना। तो आई होप, मैं तो ये समझता हूँ कि आपको केमिस्ट्री के डेफिनेशन समझ में आ गया था, और आप इस सोचने पर मजबूर हो गए कि केमिस्ट्री जो हम जिसको सिर्फ लेबोरेटरी तक के सीमित समझते थे, वो हमारी जिंदगी के हर मोड़ पर केमिस्ट्री का इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड
ऑफ मैटर। ठीक है ना। अब मैटर क्या है कि हर वो सब्सटेंस जो जगह घेरता है और वजन रखता है उसे हम मैटर कहते हैं। ठीक है ना। तो चलिए ध्यान से देखिए आप, मैटर के स्टेट कौन कौन से है वो समझाया था मैं आपको। ये पॉज करके नोट किया आपने जी। चलिए अच्छा, यूजेस के ताल्लुक से मैं एक बात करने वाला था। क्या पॉइजन हम खाने के लिए यूज करते हैं क्या? नहीं सर, क्योंकि हमें पता है अगर हम वो यूज करेंगे तो उससे हमारी डेथ हो जाती है। तो कौन सी चीज खाने के लिए यूज करेंगे, कौन सी चीज एंटीसेप्टिक यूज करते हैं, कौन सा सब्सटेंस डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं, ये सब हमारे को पता चला किसके थ्रू? केमिस्ट्री के थ्रू। अगर केमिस्ट्री नहीं होता तो हम ये पता नहीं कर सकते थे। समझ आ गया ना? तो प्रिपरेशन आपको समझ में आ गया, प्रॉपर्टीज समझ में आ गया, स्ट्रक्चर समझ में आ गया, कंपोजिशन समझ में आ गया और यूजेस, इन सारी चीजों की स्टडी दैट इज कॉल्ड एज केमिस्ट्री। अब देखिए मैटर किसको बोलते हैं? क्या हर वो सब्सटेंस जो जगह घेरता है और वजन रखता है उसे हम मैटर कहते हैं। एनीथिंग है ना, एनी सब्सटेंस दैट ऑक्युपाई द स्पेस एंड हैविंग मास, है ना। अब हर वो चीज जो जगह घेरती है और वजन रखती है उसे हम मैटर कहते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल वाटर घास, केरोसिन घासलेट, है ना, मिट्टी का तेल। इसके बाद में स्टोन पत्थर दगड़, ब्रिक्स ईंट, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एयर एटसेट्रा। सो वी कैन से दैट एनीथिंग अबाउट अस कॉल्ड एज मैटर। हमारे अतराफ में जितनी भी चीजें हैं उसे हम मैटर कहते हैं। ठीक है। तो थोड़ा सोचिए आप, क्या वाटर और केरोसिन का प्रॉपर्टी अलग है क्योंकि ये लिक्विड स्टेट में रहता। स्टोन और ब्रिक्स इसका प्रॉपर्टी अलग है क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में है। कार्बन डाइऑक्साइड और एयर ये गैसियस स्टेट में है, इसका प्रॉपर्टी अलग है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज मैटर्स आर क्लासिफाइड। सो नेक्स्ट, स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर। अब मैटर के स्टेट कौन कौन से? बेसिकली हमारे को तो पता है कि पहला है सॉलिड स्टेट, सेकंड है लिक्विड स्टेट, थर्ड है गैसियस स्टेट। सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। बट एक्चुअली मैटर है 6 स्टेट। ठीक है। फोर्थ वन इज प्लाज्मा, फिफ्थ बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट, एंड लास्ट वन इज फर्मायोनिक कंडेंसेंट। ठीक है ना। तो देखिए ये रिसेंटली डिस्कवर्ड है। क्या मैटर के 3 स्टेट हमारे को पता थे, सॉलिड लिक्विड गैस। फोर्थ वन इज प्लाज्मा जिसका एग्जांपल आएगा आग, फ्लेम, जोत। ठीक है ना। आग कौन से स्टेट बता सकते हैं? इसमें नहीं, ये प्लाज्मा है ना, फ्लेम। एक है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट और लास्ट है फर्मायोनिक कंडेंसेंट। आप ये सिर्फ याद रखना कि ये स्टेट ऑफ मैटर है। ठीक है। तो आपको स्टेट ऑफ मैटर समझ आएगा। बट जनरली मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस आर फाउंड ओनली इन 3 स्टेट। लेकिन जनरली सब्सटेंस जो है ये 3 स्टेट में फॉर्म होते हैं। इसमें नंबर 1 है सॉलिड स्टेट, सेकंड लिक्विड स्टेट और थर्ड है गैसियस स्टेट। ठीक है ना। अब इसका एक्सप्लेनेशन हमारे सिलेबस पे ज्यादा नहीं है, मतलब इसको ज्यादा नहीं पढ़ना है हमारे को इसका, है ना। तो ऐसे ही केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर डिवाइड किया आपको 11th और 12th में। जैसा 11th के चैप्टर में दिया हुआ है गैसियस स्टेट, सॉलिड स्टेट, ये चैप्टर नंबर 2 है। और 12th के चैप्टर में दिया आपको गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट जो आपको 11th में दिया हुआ है और 12th के चैप्टर में दिया हुआ है सॉलिड स्टेट। मतलब इन टॉपिक का डिटेल स्टडी, एक एक चैप्टर हम स्टडी करेंगे, है ना, किसमें? 11th और 12th में। चलिए आपको समझ में आ गया। ये था मैटर, एनीथिंग अबाउट अस कॉल्ड एज मैटर। हमारे पास जितनी भी चीजें हैं उसे मैटर कह सकते हैं, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज मैटर्स आर क्लासिफाइड, क्योंकि इन सारे मैटर का प्रॉपर्टी अलग है। इस प्रॉपर्टी की बेसिस पर मैटर को अलग अलग क्लास में डिवाइड किए, है ना। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट एंड लास्ट वन इज फर्मायोनिक कंडेंसेंट। समझ में आ गया आपको? चलिए
नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है ना। चलिए देखिए, इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। देखिए, फादर ऑफ केमिस्ट्री है एंटोनी लेवाइजियर, है ना, फादर ऑफ केमिस्ट्री। थोड़ा बेसिक नॉलेज क्लियर रखना, ठीक है। देखिए, केमिस्ट्री है मेनी ब्रांचेस, केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जैसा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ग्रीक केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री एटसेट्रा। केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बट अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस केमिस्ट्री हैव 5 इंपॉर्टेंट ब्रांचेस। लेकिन हमारे सिलेबस के मुताबिक अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस केमिस्ट्री हैव 5 ब्रांचेस, ठीक है ना। तो हमारे सिलेबस के हिसाब से केमिस्ट्री की 5 ब्रांचेस हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए आप, फर्स्ट है इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको बोलेंगे हम जैविक रसायन शास्त्र, जैविक रसायन मतलब नामियाती इल्मे कीमिया, नामियाती इल्मे कीमिया, ठीक है ना। जैविक रसायन शास्त्र, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री को इल्मे कीमिया बोलते हैं, रसायन शास्त्र, ठीक है। सेकंड है इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड नंबर पर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहां से आपको पूरा एनालिसिस समझ में आ जाएगा। थर्ड है फिजिकल केमिस्ट्री, है ना, इसको इनऑर्गेनिक को बताएंगे हम अजैविक रसायन शास्त्र, मतलब गैर नामियाती इल्मे कीमिया, गैर नामियाती इल्मे कीमिया, ठीक है ना। यह रहेगा भौतिक रसायन शास्त्र, तबई इल्मे कीमिया, तबई इल्मे कीमिया, ठीक है ना। फोर्थ है इसमें एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, है ना, दैट इज कॉल्ड एज विश्लेषण, है ना, मतलब तज्जियाती, टुकड़े करना। और लास्ट है बायोकेमिस्ट्री, क्या रहेगा, हयाती इल्मे कीमिया और जैव रसायन शास्त्र। थोड़ा बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मराठी मीडियम, उर्दू मीडियम से पढ़ के आए, तो उनको डिफिकल्टी नहीं जाना। पॉज करके नोट करो। चलिए देखिए, अब यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पर क्रिएट होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इनऑर्गेनिक क्या है, फिजिकल क्या है, बहुत मजा है आपको समझने के बाद, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, है ना, दैट्स डील विद द कार्बन एंड देयर कंपाउंड्स, मतलब जिसमें हम स्टडी करेंगे कार्बन और उसके कंपाउंड की। लिख लेना डेफिनेशन जो बोला है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट्स डील विद द, है ना, इसकी स्टडी करेंगे हम कार्बन एंड देयर कंपाउंड। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करेंगे कार्बन और उसके कंपाउंड की। अब कार्बन और उसके कंपाउंड में क्या आ जाएगा, अल्केन आ जाएगा, दैट इज हाइड्रोकार्बन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, है ना। उसके बाद में एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, अमाइन, ठीक है ना।
फिनॉल, ईथर एटसेट्रा। मतलब जहां पर कार्बन और उसके कंपाउंड का एक्सप्लेनेशन अगर आ गया उसको बोलेंगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब यहाँ पर स्टडी करेंगे हम किसकी, कार्बन एंड देयर कंपाउंड की, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स अदर देन कार्बन, है ना। देखिए यहाँ पर हम स्टडी करेंगे क्या, पूरे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स की कार्बन को छोड़ करके, बराबर है, मेटल एंड नॉन मेटल अदर देन कार्बन। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deal with the study of metal and non metal other than carbon। कुछ एक्सेप्शन है जिसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन्वॉल्व करते हैं, CO, CO2 एंड CO3, जिस पर आज भी यूनेस्को में डिबेट्स होता है। याद रखना आप, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता, मतलब इसका कोई कंप्लीट रीजन नहीं है, डिबेट्स होता है इस पर क्या यूनेस्को में, है ना, UNESCO, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अमेरिका की संगठन है। तो CO, CO2 और CO3 इसको कहाँ पर इन्वॉल्व करते हैं, दोनों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आपसे पूछना चाह रहा था कि मेटल एंड नॉन मेटल का स्टडी करेंगे। मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पर स्टडी करते हैं आयरन का, गोल्ड का, प्लेटिनम का, जितने भी मेटल और नॉन मेटल का स्टडी करेंगे, हम फॉस्फोरस का यूज करेंगे, है ना। फॉस्फोरस से रिलेटेड जितने भी एसिड है ना, H3PO2, H3PO3, H3PO4 एटसेट्रा, तो ये सारे क्या है कि बताइए आप, ये सारे एलिमेंट हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान से देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेटल एंड नॉन मेटल अदर देन कार्बन, यानी मेटल और नॉन मेटल का स्टडी करेंगे, क्या छोड़ करके, कार्बन को छोड़ करके, दैट इज कॉल्ड एज, बताइए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझ में आ रहा है। इसके बाद देखिए फिजिकल केमिस्ट्री, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट्स डील, है ना, दैट्स डील विद प्रिंसिपल। एक कॉलेज का भी रहता है वो PAL रहता है, ये PAL है, प्रिंसिपल, तत्व, उसूल, लॉज, कानून, नियम, थ्योरीज, सिद्धांत, नजरिया, एंड चेंजेस ऑफ मैटर, है ना, कॉल्ड एज फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट्स डील विद द प्रिंसिपल, लॉज, थ्योरीज एंड चेंजेस ऑफ मैटर। अभी आपको समझाना है प्रिंसिपल बहुत ज्यादा हमारे को पढ़ने में फिजिक्स में आते हैं, जैसा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये केमिस्ट्री में है ना, एक हाइजेन प्रिंसिपल फिजिक्स में है, ठीक है ना। ऑफ प्रिंसिपल आपको केमिस्ट्री में है ना, प्रिंसिपल, लॉज, नियम, जैसा ओहम्स लॉ, है ना। उसके बाद थ्योरीज, नजरिया, सिद्धांत। थ्योरीज क्या है, क्या डार्विन थ्योरी आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो अगर आप इसको केमिस्ट्री में इन्वॉल्व करते हैं तो ये कौन सी केमिस्ट्री में आएगा, फिजिकल केमिस्ट्री। एंड चेंजेस ऑफ मैटर या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर, जैसे सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में होना, है ना, हीट करके, लिक्विड का कन्वर्जन गैस में होना, हीट करके, गैस का कन्वर्जन कूल करके लिक्विड में होना, और लिक्विड का कन्वर्जन कूल करके सॉलिड में होना। तो ये आ जाएगा चेंजेस ऑफ मैटर, जैसा वाटर का कन्वर्जन, आइस का कन्वर्जन वाटर में होना और वाटर का कन्वर्जन वेपर में होगा। तो ये भी केमिस्ट्री है, बट इट इज फिजिकल केमिस्ट्री। कौन सा केमिस्ट्री बताइए आप, फिजिकल केमिस्ट्री। समझ में आएगा। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। डेफिनेशन का मैं आपको पूरा एनालिसिस करके दे रहा हूं, पढ़ना कैसा है इसको, ठीक है। इसके बाद देखिए एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिसिस, तोड़ना, विश्लेषण करना, तज्जिया, उसके जो पार्ट्स अलग अलग करना, एनालिसिस करना। अब एनालिसिस कब होगा, एक तो हम उसको सेपरेट करेंगे और सेपरेट करने के बाद में आइडेंटिफिकेशन करेंगे, जिससे हम क्वांटिटी पता कर सकते हैं। क्या समझ लीजिए आप, क्या वाटर को हमने ब्रेक डाउन किया, क्या वाटर के अंदर ऑक्सीजन 88.89% प्रेजेंट रहता, क्यों रहता, एनालिसिस करने का, और हाइड्रोजन इसमें 81.11% प्रेजेंट रहता, ये हमारे को एनालिसिस के थ्रू पता चला। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट्स डील विद सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिटेटिव, ठीक है। हाँ,
सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिटेटिव separation, identification and quantitative analysis of composition या फिर compound। देखिए एनालिटिकल केमिस्ट्री इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट्स डील विद सेपरेशन। मान लीजिए मैं आपके पास कोई कंपोजिशन दे दिया और आपको बोला कि इनको सेपरेट करो, ठीक है ना, तो हम इसको केमिकल कंपाउंड को हम केमिकल मेथड के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। जो हमारे को डिटेल आएगा आगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल क्रिस्टलाइजेशन, सेंट्रीफ्यूगल डिस्टिलेशन एक्सेट्रा। तो मान लीजिए क्या किसी कंपाउंड का मैंने कंपाउंड तो दूर की बात, मैंने आपको बोला कि इस पेन को आप सेपरेट करो, कैसे करेंगे? ये कैप निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे बाहर, है ना, तो ये क्या होगा? सेपरेट। ऐसा ही कंपाउंड को भी सेपरेट किया जाता है, जो हम डिटेल पढ़ेंगे जीओसी में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन, सिंपल सी बात है, जब सेपरेट करेंगे हम तो उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। क्या मान लीजिए मैंने वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन किया, वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कैसा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, बराबर है ना। तो देखिए क्या इसको ब्रेक डाउन करने पर ये पता चला कि इसमें 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है और एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है, दैट इज सेपरेशन। और सेपरेशन के बाद में हम इसको आइडेंटिफाई कर पाए क्या इसमें 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन प्रेजेंट था, है ना। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मीनिंग क्या हो रहा है कि इसमें इस कंपोजिशन में हाइड्रोजन कितने परसेंट प्रेजेंट था और ऑक्सीजन कितने परसेंट प्रेजेंट था, ठीक है ना। तो ये सब किस में आएगा? सब ये आएगा एनालिटिकल केमिस्ट्री में। और बायोकेमिस्ट्री जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे स्टडी करेंगे, है ना। इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट्स डील विद द स्टडी ऑफ, है ना, दैट्स डील विद लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हैं या फिर लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बायोकेमिस्ट्री। मान लीजिए अगर हमारे को बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एक्सेट्रा इनके बारे में स्टडी करना है तो केमिस्ट्री में कौन सी ब्रांच है? ये बायोकेमिस्ट्री। समझ आया? ठीक है ना। तो ये थे केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट ब्रांचेस, ठीक है। तो आप पॉज करके नोट कर लीजिए और एक काम कीजिए, आप क्या इसका एक रजिस्टर बना लीजिए, ठीक है। रजिस्टर पूरा नोट करने का, और जब हमारा क्लास रेगुलर शुरू हो जाएगा, ऑफलाइन क्लासेस, है ना, ये लॉकडाउन हटने के बाद, तो हम उस मतलब इस टॉपिक को और कंटिन्यू करेंगे और उसी के साथ साथ ये पूरा टॉपिक रिपीट भी होगा। लेकिन कैसा है कि आपका एजुकेशन तो लॉस नहीं होगा, इसके हमने यहाँ से ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट किए, ठीक है। चलिए पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। एक टॉपिक बता रहे हैं आपको, देखिए नोट किए, ठीक है। देखिए तो आज आपका क्लास का फर्स्ट डे है, तो इस लेक्चर से मतलब इस लेक्चर में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंस बातें समझाने वाला हूँ। क्या स्टडी आपको कैसा करना है, कितने घंटे पढ़ाई करना है। देखिए बहुत सारे बच्चे जो है नीट एग्जामिनेशन देने में इंटरेस्टेड है। पहले मैं आपको नीट के ताल्लुक से कुछ समझा देता, बाद में फिर जेडब्ल्यू के ताल्लुक से, नीट और जी, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये नोट करके रखना, काम में आएगा आपको। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, और जिनका जनरल है उनके लिए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स कॉमन रहेगा, ठीक है। देखिए जो बच्चे नीट देना चाहते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस एंड कम एंट्रेंस टेस्ट, नीट का पेपर टोटल कितना था? 720 मार्क्स का, कितना? 720 मार्क्स, जिसमें ईच क्वेश्चन है ना, ये 4 मार्क्स का रहता और इसमें 1/4 निगेटिव रहता। कितना? 1/4 निगेटिव, दोनों में, नीट में भी और जेईई में भी 1/4 निगेटिव। और जेईई का पेपर अभी मतलब 2019 से 20 से
ये 300 मार्क्स का हो गया, ये 720, ये 300, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री लगभग नीट और जेडब्ल्यू का सेम है, थोड़ा फार डिफरेंट रहेगा, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूजन का सवाल ही पैदा नहीं होता। जेडब्ल्यू का लेवल थोड़ा सा हार्ड रहता एज कम्पेयर टू नीट, ठीक है। नीट भी नेशनल लेवल का एग्जाम है, तो इसमें टोटल क्वेश्चन जो है, नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं 180, जिसमें से 90 क्वेश्चन बायोलॉजी, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री और 45 क्वेश्चन फिजिक्स। हर क्वेश्चन 4 मार्क का है, तो कितना हो जाएगा 180 केमिस्ट्री, 180 फिजिक्स और ये 360 बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है ना। तो ये 180 360 प्लस 360 720, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो माना जाता है नीट के लिए वो है बायोलॉजी, ठीक है ना। लेकिन आपका एमबीबीएस में फिजिक्स सिलेक्शन होना विदाउट केमिस्ट्री और फिजिक्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पहले मैं इस पर डिटेल स्टडी करवा देता और बाद में फिर ये समझा दूंगा कि इसका कट ऑफ कितना आता, ठीक है। ये सारे ये समझ में आ गया आपको कितने मार्क्स का है, 720 है। क्वेश्चन कितने रहते हैं 180, टाइम कितना दिया रहता है इसके लिए 3 आवर 3 घंटे, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन आपका 1 मिनट के अंदर सॉल्व होना चाहिए, तो हम अप्रॉक्स मानते हैं इसको 45 सेकंड के अंदर हर क्वेश्चन आपका सॉल्व होना चाहिए, कितना 45। अब पेपर जो है ये हमेशा 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, इजी, मीडियम और हार्ड, ठीक है। इजी मीडियम, अब इसमें क्या है कि आपको क्वेश्चन ढूंढना पड़ता है कि इजी वाले कौन से हैं, मीडियम वाले कौन से और हार्ड वाले कौन से। तो इजी वाले पहले सॉल्व करना पड़ता है, फिर मीडियम वाले, फिर लास्ट में हार्ड वाले। ये डिपेंड है हमारी प्रैक्टिस पर, जो आपको क्लास में भी और बता देंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए कितने मार्क्स में 360 कितना 720, ठीक है। अब सवाल ये है कि सिलेबस 2 साल में आपको कंप्लीट करवाना है। आपके पास 2 साल है तो 2 साल में नहीं बचे क्योंकि 2 महीने चलेंगे, 2 इयर्स में कंप्लीट करवाना मान लेते हैं इसको। और इतना बड़ा सिलेबस पढ़ने के लिए 2 साल कम पढ़ते हैं, चाहे वो फिजिक्स, चाहे वो नीट हो या फिर जेडब्ल्यू हो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि लास्ट में एग्जाम के लिए जब 2-3 महीने बाकी रहते हैं तो तब स्टडी स्टार्ट करते हैं, लेकिन वैसे बच्चों का सिलेक्शन होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका आज फर्स्ट डे है क्लास में, इसलिए मैं आपको पूरा डिटेल बता दे रहा कि स्टडी कैसे करना है। देखिए, अगर आपको रियल स्टडी करना है कि नहीं मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में एमबीबीएस करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने जेईई मेंस और एडवांस क्वालिफाई होना है, मेरा आईआईटी में सिलेक्शन करवाना है, तो मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ ये चीज़ों पर आप ध्यान रखिए। सबसे पहली बात यह है कि आपका टाइम टेबल बनाइए कि आप डेली स्कूल, कोचिंग, कॉलेज, इसके अलावा आपको डेली 8 घंटे स्टडी करना पड़ेगा। समझ में आया? डेली 8 घंटे जो आप डिवाइड कर सकते हैं पीसीबी के लिए या फिर पीसीएम के लिए। सोचिए आप अगर स्टार्ट से अगर आप 8 घंटे पढ़ाई करेंगे तो ये धीरे धीरे जो आपका पढ़ाई का जो बोझ है वो कम होता चला जाएगा, है ना। तो इसमें डिफिकल्ट सब्जेक्ट वैसे सभी डिफिकल्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसमें सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी। अब 8 घंटे अगर आपको पढ़ाई करना है, ठीक है, तो सब्जेक्ट आपके पास 3 है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। तो किसी सब्जेक्ट को आप 3 घंटे पढ़िए, किसी सब्जेक्ट को 2.5 घंटे, किसी सब्जेक्ट को 2.5 घंटे, ऐसा आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको डेली 8 घंटे स्टडी करना पड़ेगा। अब 8 घंटे स्टडी कैसे कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, उस टॉपिक को पहले डिटेल पढ़ लीजिए आप, पढ़ने के बाद में उसको समझ लीजिए, समझने के बाद में फिर उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्योंकि डिपेंड है कि आपके क्वेश्चन सॉल्विंग पर, ठीक है। और मैं आपको आज के पहले लेक्चर में बता दे रहा क्या हर चैप्टर के मान लीजिए इनके टोटल अप्रॉक्स चैप्टर अप्रॉक्स बता रहा मैं आपको 100 बोल रहा हूँ, वैसे 97 98 है ये, अप्रॉक्स कितना बता रहे हैं 100। अब 100 चैप्टर जो है ये आपको पूरे कंप्लीट करवाना है, ठीक है। अब 100 चैप्टर के हर चैप्टर के आपको कम से कम 500 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, 500 क्वेश्चन, ठीक। अब 500 क्वेश्चन मतलब उस चैप्टर को पहले पढ़ना, बाद में उसको समझना और बाद में फिर उसका एप्लीकेशन, उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना। ये एक दिन में पॉसिबल नहीं होता, थोड़ा सोचो आप, ठीक है ना। तो 3 दिन 4 दिन लगेंगे जब हम स्टार्ट से स्टडी करेंगे इसका, फिर 1 वीक भी अगर लगा, 1 वीक तो नहीं लगना चाहिए, 6 दिन 5 दिन पकड़ के चल लीजिए आप ना।
5 दिन के अंदर आपका सेल्फ स्टडी में एक चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए। एक चैप्टर कंप्लीट होना मतलब उसको पढ़ना समझना, और उसके बाद में उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैंने आपको कितने क्वेश्चन बताया, 500 क्वेश्चन। अगर हम 500 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे तभी आप एमबीबीएस फिजिक्स में एंटर हो सकते हैं। अदरवाइज आपके जैसे आज इंडिया में लाखों स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं। समझ में आया? फर्स्ट में कितने घंटे पढ़ाई करेंगे? 8 घंटे। ठीक है ना? हर चैप्टर के कितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप? 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, सॉरी 500 क्वेश्चन, और नंबर ऑफ चैप्टर कितने हैं? 100। ठीक है, तो ऐसा आपको शेड्यूल लेके चलना है। देखिए अभी तो जून है ना, जून जुलाई अगस्त है ना, मतलब दिसंबर, फिर दिसंबर के बाद में 21 में दिसंबर जब आएगा तो ऐसा मान लीजिए कि 20 दिसंबर तक के ये आपका पूरा पोर्शन हो जाना चाहिए। पूरा पोर्शन मतलब तुम्हारा हमारा भी पढ़ाना हो जाना चाहिए और आपकी सेल्फ स्टडी पूरी हो जाना चाहिए। फिर आपके पास में 4 महीने बचते हैं, हम 100 डेज मानते हैं, और 100 डेज जो है लास्ट के आपको इस शेड्यूल के हिसाब से स्टडी करना है कि एक दिन के अंदर मैं एक चैप्टर रिवाइज करूँगा। अगर आप एक दिन के अंदर एक चैप्टर रिवाइज करेंगे तो 100 डेज के अंदर आपके 100 चैप्टर पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। जब आपके 100 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो वहाँ पर आपकी एक P1 प्रिपरेशन हो जाएगी, जिसके थ्रू आप 600 प्लस मार्क्स कवर कर सकते हैं। क्लासेस जो है ये सिर्फ और सिर्फ गाइडलाइन है, ये डिपेंड आपकी प्रैक्टिस पर। हमारा काम तो हम 100% करते ही हैं, देते ही और देते ही रहेंगे। जब भी आप जो भी क्वेश्चन पूछे तो है ना 24/7 हम आपके लिए रेडी है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आपके तरफ से क्या आउटपुट है। तो आपको डेली कितने घंटे पढ़ाई करना है? 8 घंटे। ठीक है, नंबर ऑफ चैप्टर कितने हैं? 100 है। हर क्वेश्चन, हर चैप्टर के कितने क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है? 500 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तब जाकर के हमें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन कितने हो जा रहे है ना, 5 इंटू है ना, ठीक है, कितने 50,000 आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और जितने आपके रेफरेंस बुक है वो आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, इजी बात स्टार्ट कीजिए, पहले एमपीजी वगैरह सॉल्व कीजिए जो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, बाद में फिर अदर बुक्स यूज कीजिए। ठीक है ना, तो हर चैप्टर का प्री प्लानिंग के साथ में स्टडी करना। और खास बात ये बताना है कि आपको मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक से दूर रहना। आप बोलिए सर आपको ऑनलाइन पढ़ाना, तो देखिए उसका एक तरीका ये है कि जो हमारे वीडियोस लेक्चर है वो आप आपके मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक सब बंद कर दीजिए, मतलब नेट बंद कर दीजिए, और जो टॉपिक आपको पढ़ना है उस टॉपिक का डिटेल स्टडी कीजिए। समझिए, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन रहेंगे तो व्हाट्सएप, फेसबुक के मैसेज शुरू रहते हैं। और सक्सेस लोगों का ये मानना है, ये कहना है, या फिर हमारे एक्सपीरियंस तजुर्बा ये बोलता है कि दुनिया में वो लोग सक्सेस होते हैं जो 100% कॉन्सेंट्रेशन अपने काम की तरफ करते हैं। तो आप स्टूडेंट हैं तो आपका काम है सिर्फ पढ़ाई। 2 साल तक के आपको कंटिन्यू अच्छा स्टडी करना है, कितने क्वेश्चन सॉल्व करना है, कितने घंटे पढ़ाई करना है। ठीक है, चैप्टर कितने हैं ये सारे पॉइंट्स मैं आपको बता दिया। सेकंड पॉइंट ये है कि जेडब्ल्यू का लेवल थोड़ा सा ज्यादा रहता है। जेडब्ल्यू में नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ना, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री फिजिक्स, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री और 50 क्वेश्चन, ठीक है, किसके? मैथ्स के। हर क्वेश्चन कितने मार्क के सर? 4 मार्क्स, 4 मार्क्स, 4 मार्क्स है ना। ये 200, सॉरी ये 25 है ना, बराबर 25 और ये देखिए 100 और ये सॉरी ये भी 100। देखिए पहले कैसा होता था, क्या जेडब्ल्यू का जो पेपर था 360 का होता था, मेंस वाला होता था। कौन सा? जेडब्ल्यू मेंस। ये क्वालिफाई के बाद आप एडवांस के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है ना, तो इस पे 25 क्वेश्चन, 25 पे 25, ठीक है ना, मतलब क्वेश्चन टोटल कितने हैं? 75, और आपके लिए टाइम कितने हैं? 3 घंटे। देखिए बहुत बड़ा डिफरेंस दिख रहा है, 3, हाँ, मतलब इसका थोड़ा सा लेवल ज्यादा रहता है। सेम शेड्यूल जेडब्ल्यू के लिए रहेगा, आपको 8 घंटे पढ़ाई करना पड़ेगा। बस यहाँ पर ये बायोलॉजी की जगह मैथ्स आ गया है ना, 100। पहले कैसा था कि इंटीजर क्वेश्चन नहीं थे, अब इस साल से जो है 2020 से इंटीजर क्वेश्चन आ चुके हैं, जो आपकी 21 से लेकर के 25 तक के इंटीजर क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें आपको डिजिट ऐड करना पड़ता है कि इसका फाइनल आंसर कितना आएगा। ठीक है ना, अब सवाल ये है कि जेडब्ल्यू कैसे पढ़ाई करना है, तो 8 घंटे आपको डेली स्टडी करना है। चैप्टर आप इसके भी अप्रॉक्स कितने मान लेंगे?
पीसी है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री में इसके आप 75-80 मान लीजिए अप्रॉक्स चैप्टर, ठीक। लेकिन इसका जो लेवल है थोड़ा टफ है एज कम्पेयर टू नीट, बराबर है। तो आपको डेली इसी शेड्यूल के हिसाब से स्टडी करना है, ठीक है। तो पहले अगर आप जेईई मेंस क्वालिफाई होते हैं तो आपका सिलेक्शन एडवांस के लिए होता है। चलिए मैं क्वालिफिकेशन तो बताया था। अगर मान लीजिए आपको 300 में से लगभग ओपन वाले के लिए बता रहा, अगर आपको 90 मार्क्स आते हैं, कितने ओपन वाले के लिए 90, तो आप जेईई है ना एडवांस के लिए क्वालिफाई होते हैं। फिर एडवांस का और एक पेपर होता है जो डिपेंड करता है 363 या 300 एक्सेट्रा, वो फिक्स नहीं रहता, ठीक है। अब नीट का मैं आपको बता देता क्या नीट का कट ऑफ कितने आने के चांसेस है। वैसे जेईई का भी 90 प्लस हो सकता है क्योंकि हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है। नीट का देखिए आप क्या पिछले साल मतलब 2019 में नीट का लास्ट कट ऑफ था 580, ठीक है ना। तो अब आपके पास और 2 साल मतलब ये 1 साल और अगला साल है ना। तो जब तक कि आपका कट ऑफ हो सकता है 560 प्लस हो रहा है। अगर आपको एमबीबीएस में फ्री सीट एडमिशन करना है तो आपके पास एक ही उपाय है, एक ही इलाज है, वो है आपका स्टडी। यहाँ पर आपको डेली 8 घंटे स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है ना। और केमिस्ट्री में सॉरी बायोलॉजी में एनी हो आपको 320 प्लस मार्क्स चाहिए, कितना 320 प्लस, ठीक है ना। इसमें आपको 150 प्लस मार्क्स चाहिए एनी हो, और इसमें आपको 130 प्लस मार्क्स चाहिए, तब जा करके आपका सिलेक्शन होता है एमबीबीएस फ्री सीट। अदरवाइज आप सोचने भी नहीं, अगर आप इस शेड्यूल के हिसाब से स्टडी करेंगे और आपका सिलेक्शन होना पॉसिबल नहीं। दूसरी बात ये है कि डोंट पुट टिल ऑफ टुमारो, आज का काम कल पर ना डालो। जो आपको वर्क आज दिया जा रहा है आज आप उसको कंप्लीट कर लो, है ना, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको पूरा शेड्यूल बता दूं कि टाइम ज़्यादा होगा। देखिए हाँ, कि आपको नीट की स्टडी 8 घंटे पढ़ना करना है, जेईई की स्टडी 8 घंटे करना है, ठीक है ना। उसके बाद में पीसीबी कैसा पढ़ना है, पीसीएम कैसा पढ़ना है, ये सारे पार्ट्स। एक बात ये था क्या इसका कट ऑफ मतलब नेगेटिव मार्किंग कैसा रहता, देखिए मान लीजिए ये 14 नेगेटिव का नहीं बता रहा हूँ, 14 रहता नेगेटिव। मान लीजिए 2 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, इसलिए आपका करेक्ट था और सेकंड वाला इनकरेक्ट। सिंपल सी बात है कि जब ये करेक्ट था तो यहाँ पर आपको 4 मार्क मिल जाएंगे, यहाँ पर 0 मार्क, ठीक है। लेकिन ये जो आपने यहाँ पर 4 मार्क मिले थे इसमें से भी 1 मार्क कट हो जाता, दैट इज कॉल्ड एज 14 नेगेटिव। मतलब जितना आता है उतना ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है।